हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं आपका फ्रेंड जीएस राय। फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर पे। आज हम जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट, हम ये चैप्टर के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि प्रेसिडेंट चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर इसके अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए स्टेट पीसीएस, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस या फिर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए हम किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें कवर करेंगे। सारे आर्टिकल्स देखेंगे, आर्टिकल्स को फिर आगे डिटेल में देखेंगे, आर्टिकल्स की डिटेल में क्या क्या चीजें दे रखी है, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, एक विधायक के वोट की वैल्यू कितनी होती है, एक सांसद के वोट की वैल्यू या फिर न्यूनतम कोटा, पदावधि कितनी है, उसके अलावा उनका वेतन कितना है, और ये सारी चीजें हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। इस लेक्चर को हम दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने। पहला पार्ट ये रहेगा कि जो प्रेसिडेंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं हम वो कवर करेंगे, और दूसरे पार्ट में जो प्रेसिडेंट की शक्तियां हैं, जो पावर्स है उसकी, वो सारी हम कवर करेंगे क्योंकि अदरवाइज लेक्चर बहुत लेंथी हो जाएगा, फिर आपके लिए याद रखने में परेशानी होगी। फ्रेंड्स, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको पढ़ा सकते हैं, याद करना या ना करना वो आपके बस की बात है या आपका आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप स्टडी मास्टर से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग हमारे लेक्चर्स लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने हिस्ट्री का जो लेक्चर दिया था, एडवेंच ऑफ यूरोपियंस, यूरोपियन का आगमन, उसको किस तरह से अच्छे से आपको याद करवा दिया था। 30 मिनट में मैंने सारी चीजें आपको याद भी करवाई थी। जिन्होंने देखा उनको फायदा हुआ है। और ये लेक्चर पूरा देखिए, आपको ये सारे आर्टिकल्स याद हो जाएंगे लास्ट तक। इसके बाद एक बार आप बुक नोट्स कुछ भी पढ़ सकते हैं, आपको फिर ये कभी भी भूलेगा नहीं, ये चैप्टर आपको याद रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट काफी महत्वपूर्ण पद है भारत के संविधान के अनुसार। चलिए इससे रिलेटेड पहले मैं आर्टिकल्स को एक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये रहे इस साइड आर्टिकल्स लिखे हुए अनुच्छेद, और ये उसके विषय वस्तु, मतलब उसके अंदर क्या सब्जेक्ट दे रखा है। सबसे पहले आर्टिकल 52, अनुच्छेद 52, इसके अंदर एक पद दे रखा है कि हाँ, प्रेसिडेंट का पद राष्ट्रपति का पद होगा भारत के अंदर। हमारे संविधान के अंदर इस पद को डिफाइन किया गया है, जो कि सर्वाधिक सम्मान, गरिमा तथा प्रतिष्ठा पूर्व ये पद है हमारा, ये राष्ट्रपति पद। उसके बाद आर्टिकल 53, अनुच्छेद 53, इसके तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल, क्या कार्य है उसकी, और उसकी शक्तियां, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो कार्यपालिका की कौन कौन सी शक्तियों को वो यूज करता है, क्या उसकी पावर्स है, इसके बारे में डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट है आर्टिकल 54, अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। चलिए पहले फिर तीन याद करते हैं। आर्टिकल 52 एग्जाम में बार बार पूछेगा कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आपको याद हो गया होगा कि आर्टिकल 52। 52 जो है अनुच्छेद हमारा, आर्टिकल 52 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति के पद से, कि एक राष्ट्रपति का पद है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52। दूसरा आर्टिकल है 53, जिसमें कार्य और शक्तियों के बारे में दे रखा है, राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट की शक्तियों के बारे में डिफाइन किया गया है। तीसरा आर्टिकल है आर्टिकल 54, जिसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में डिटेल दे रखी है। नेक्स्ट चलते हैं हम आर्टिकल 55 की तरफ, अनुच्छेद 55। इसके अंदर चुनाव का तरीका दिया हुआ है कि किस तरह से चुनाव होगा। इसके अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव होगा, और इसमें चुनाव का तरीका दिया कि किस तरह से चुनाव होगा। तो 54 और 55 में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है 56, इसके अंदर कार्यकाल के बारे में दिया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वो अपनी मर्जी से 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही अपना जो त्याग पत्र है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दे सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आर्टिकल है आर्टिकल 57, अनुच्छेद 57, जिसके अंदर की पुनर्निर्वाचन की बात की गई है कि जो एक बार प्रेसिडेंट बन जाता है, एक बार राष्ट्रपति बन जाता है, वो दोबारा भी निर्वाचित हो सकता है और दोबारा भी प्रेसिडेंट के लिए वो मान्यता है, उसके पास योग्यता है। लेकिन दूसरी तरफ यूएसए में अगर कोई पर्सन 2 बार प्रेसिडेंट बन जाता है, तो तीसरी बार अयोग्य हो जाता है, वो वहां पर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट तीन आर्टिकल याद कीजिए। 55 चुनाव का तरीका, 56 कार्यकाल, और 57 पुनर्निर्वाचन। अब दो महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। एक आर्टिकल 52, जिसके अंदर की राष्ट्रपति के पद के बारे में पूछा गया है कि संविधान का अनुच्छेद 52 किस चीज से डील करता है, किस चीज से संबंधित है, तो राष्ट्रपति पद से। और दूसरा क्वेश्चन क्या एग्जामिनर पूछेगा आपसे, राष्ट्रपति पद का कार्यकाल किस अनुच्छेद के तहत
बताया गया है। तो अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति पद का कार्यकाल 5 वर्ष है। ये अनुच्छेद 56 के तहत बताया गया है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट है आर्टिकल 58। इसके अंदर की योग्यता के बारे में बताया गया है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। ये हम फर्दर आगे डिस्क्राइब करेंगे, अच्छे से आपको डिटेल में बताएंगे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 60, जिसके अंदर की राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलवाता है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो यहाँ पर दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61, जिसके अंदर की अब राष्ट्रपति का आपने चुनाव कर लिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलवा दी, उसकी योग्यता देख ली, उसका कार्यकाल देख लिया, तो अगर मान लीजिए वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता तो उसके बाद उसको हटाने का प्रावधान भी हमारे संविधान में दे रखा है। तो राष्ट्रपति के हटाने के प्रावधान को क्या कहते हैं, हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग। तो महाभियोग का जो प्रक्रिया है ये अनुच्छेद के किस आर्टिकल के तहत है, अनुच्छेद के किस सॉरी संविधान के किस अनुच्छेद में ये दी गई है। तो अनुच्छेद 61, पद 52, कार्यकाल 56 और महाभियोग 61। तो इन तीनों को मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट में आप लोग शामिल कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं, अनुच्छेद 65। उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। मान लीजिए किसी भी कारणवश राष्ट्रपति देश से बाहर हैं, तो उस टाइम जो हमारे देश में जो भी फैसले लेने हैं वो उपराष्ट्रपति ले सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए किसी कार्यवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति भी नहीं है, किसी कारणवश उपराष्ट्रपति एब्सेंट है या ये पद पहले ही खाली पड़ा है, तो जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, वो यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, ये भी प्रेजेंट नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है, वरिष्ठतम जज है, वो यहाँ पर जो है एक्टिंग राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और दूसरा एक और चीज याद रखिए कि राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 माह तक एक्टिंग प्रेसिडेंट उस पर एक्ट कर सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर राष्ट्रपति की मृत्यु या फिर राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने के 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर से इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे और 6 महीने के अंदर जो है फिर से नया प्रेसिडेंट चुन के आना पड़ेगा। तो ये इसकी एक शर्त है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अनुच्छेद 71 को। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं ये कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो याद रखेंगे। फिर से एक बार आर्टिकल का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। आर्टिकल 52 पद से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट का पद। आर्टिकल 53 52 पद से रिलेटेड, 53 कार्य एवं शक्तियों से रिलेटेड है। उसके बाद है आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है। 55 चुनाव का पूरा तरीका, जो आपको मैं फर्दर लेक्चर के अंदर बताऊंगा। 56 कार्यकाल, 57 पुनर्निर्वाचन, 58 योग्यता, अनुच्छेद 60 शपथ, 61 महाभियोग और 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। और 71 क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। चलिए ये तो थे हमारे कुछ आर्टिकल्स, अब मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पर चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने अनुच्छेद कौन सा देखा था, अनुच्छेद 52 देखा था। तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या है, अनुच्छेद 52 के तहत भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो 52 के तहत मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आपको बस अच्छे से ये चीजें याद हो जाएंगी। जब तक ये लेक्चर खत्म होगा आपको सारी चीजें अच्छी तरह, सारी चीजें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी। और उसके बाद वह राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पर राष्ट्र का अध्यक्ष तो दे रखा है, लेकिन एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कहाँ करता है, राष्ट्र का नॉमिनेटेड हेड, यहाँ पर ध्यान रखिए, एक होता है नॉमिनेटेड हेड, एक होता है एक्चुअल हेड। तो जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेटेड हेड है, प्रेसिडेंट याद रखेंगे। और जो एक्चुअल हेड होता है, एक्चुअल जो सारी शक्तियां होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, एक्चुअल शक्तियां हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो ये हमारा नॉमिनेटेड हेड रहता है, इसको आप याद रखेंगे। और जितने भी काम होते हैं वो इसी के प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं, प्रेसिडेंट की सील से काम होते हैं, प्रेसिडेंट की मोहर से सारे काम करता कौन है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ये बताएंगे कि नॉमिनेटेड हेड कौन होता है,
प्रेसिडेंट और एक्चुअल हेड प्राइम मिनिस्टर, याद रखेंगे। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में बहुत बार, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक प्रेसिडेंट को कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो याद रखेंगे भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति। अच्छे से आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, अनुच्छेद 53। इसके अंदर क्या है? राष्ट्रपति की कार्य और उसकी शक्तियां। अब कार्य के बारे में बता देता हूँ। जो कार्यपालिका से संबंधित जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। अब कार्यपालिका आप समझते होंगे, संसद के अंदर कार्यपालिका के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे किसके तहत होते हैं? राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। और शक्तियों के बारे में हमने एक अलग लेक्चर बनाएंगे, जो पार्ट 2 के अंदर आपको उसकी सारी शक्तियां, उसकी वित्त शक्तियां, सैन्य शक्तियां, इसके अलावा उसकी जितनी भी है, जो न्यायिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्तियां हैं, ये सारी जितनी भी पावर्स हैं, ये सारी हम राष्ट्रपति की शक्तियां पार्ट 2 के अंदर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, अनुच्छेद 54। आई होप आपको पिछली सारी चीजें समझ आ रही होंगी। आप साथ साथ नोट जरूर करते जाइए, साथ साथ इसको पेन डाउन जरूर करते जाइए इंपॉर्टेंट चीजों को। अनुच्छेद 54 चुनाव से संबंधित है। तो चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की रहती है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति। जो अनुच्छेद 54 है, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया किस तरह की है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति या फिर एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसको बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। तो ये हमारी जो चुनाव की प्रक्रिया है। उसके बाद ये पद्धति हमने 54 आर्टिकल में देख ली। अब आर्टिकल 55 क्या बताता है आपको? आर्टिकल 55 बताता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या है। तो अब निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर एक निर्वाचक मंडल होता है। 55 किससे डील करता है? निर्वाचन प्रक्रिया से। मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर एक निर्वाचन मंडल होता है, जिसके तहत जो सदस्य निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को चुन के भेजते हैं, वो प्रेसिडेंट को इलेक्शन करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो निर्वाचक मंडल, जो एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं है? तो यहाँ देखिए, अब कौन कौन है मैं आपको वो बताऊंगा। सबसे पहले लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वही जो है निर्वाचक मंडल के सदस्य रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगेन इलेक्टेड। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एमएलए। और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो एमएलए कहाँ से आएंगे? पुडुचेरी और दिल्ली से आएंगे। ये चारों तो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं। एक जो निर्वाचक मंडल का सदस्य नहीं है वो कौन सा है? वो है विधान परिषद। विधान परिषद यहाँ पर भाग नहीं लेता, ये आपको याद रखना है। विधान परिषद के सदस्य निर्वाचक मंडल जो कि प्रेसिडेंट को चूज करते हैं, प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, उसके अंदर भाग नहीं लेता। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। पहली चीज, सभी सदस्य निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, याद रखेंगे पहले दो। दूसरा विधानसभा सभी राज्यों के, और दिल्ली पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य। आई होप आपको चीजें याद हो जाएंगी और चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये जो इनकी चुनाव प्रणाली है प्रेसिडेंट को चूज करने की, वो समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। अब इसका क्या मतलब है? समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अब यहाँ पर देखिए, संघ के अंदर जो सांसद है वो 776 है, आपको पता है अच्छे से। 233 राज्यसभा से एमपी होते हैं और 543 लोकसभा से। और दूसरी तरफ राज्य के विधायक 4120 हैं। अगर सभी का वोट मत एक बराबर हो जाएगा तो फिर जिस राज्य के पास ज्यादा विधायक हैं उसकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट चूज करना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, जितनी पावर संसद के पास है उतनी ही पावर राज्य के विधायक के पास है। तो ये एक राज्य, एक संसद की पावर और एक राज्य, एक विधायक की पावर किस तरह से डिसाइड करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ये आपको नोट डाउन करना है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक विधायक की पावर, एक विधायक की शक्ति कितनी होती है, या एक विधायक की वोट का परसेंटेज कितना है या मत कितना है। तो यहाँ पर देखिए, एक विधायक की पावर कितनी होती है? राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बटे राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य है। तो जितनी भी जनसंख्या थी, मान लीजिए यहाँ पर
1000 जनसंख्या हो गई। राज्य की कुल जनसंख्या किसी एक राज्य की, राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर मान लीजिए 10 सदस्य यहाँ पर मान सकते हैं। उसके बाद इंटू 1/1000, तो ये याद रखना 1/1000 जरूर लगाना है। राज्य की कुल जनसंख्या डिवाइड बाय राज्य के विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर याद रखना विधानसभा, तो राज्य के अंदर विधानसभा ही होती है। यहाँ भी राज्य है, यहाँ भी राज्य है, यहाँ विधानसभा के अंदर कुल निर्वाचित सदस्य है। तो आपको एक विधायक की वोट का, मत का परसेंटेज पता चल जाएगा कि एक वोट की पावर कितनी है। और दूसरी तरफ एक सांसद की पावर कितनी है, एक सांसद के वोट की पावर कितनी है वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए, कुल विधायकों का मत मूल्य, जितने भी विधायक थे उनके मत का मूल्य डिवाइड बाय निर्वाचित सांसदों की संख्या, जितने यहाँ पर अभी सांसद निर्वाचित होकर आए हैं, इलेक्टेड मेंबर होकर आए हैं, उनकी टोटल संख्या। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है, विधायक के वोट की वैल्यू और एक सांसद के वोट की वैल्यू। संघ के अंदर 776 सांसद हैं, 233 लोकसभा राज्यसभा में और 543 राज्यसभा में, सॉरी 543 लोकसभा में और 233 राज्यसभा में। ये वो हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि निर्वाचित किए जाते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड यहाँ पर नहीं बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए ये तो यहाँ पर उनकी वोट की वैल्यू हो गई। अब किसी को प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम कोटा जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दूसरी जगह जहाँ एमपी या फिर एमएलए के इलेक्शन होते हैं, वहां पर क्या होता है, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आ जाएंगी वो जीत जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसा नहीं है कि जिसके पास ज्यादा वोट आएंगी वो जीत जाएगा, नहीं। यहाँ पर क्या है, एक न्यूनतम कोटा होता है 50% कोटा, उसको 50% से अपर वोट्स लेने होते हैं, चाहे वो 0.02% ही क्यों ना हो। जो वीवी गिरी थे हमारे प्रेसिडेंट, जो कि 1969 से 74 तक रहे थे वीवी गिरी, तो वो यहाँ पर क्या थे, उनके पास 50.02% वोट ही उनको मिले थे। तो 50% से अधिक वोट से उनको जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। तो नाम याद रखेंगे, वीवी गिरी। कितने वोट मिले थे उनको? 50.02। चलिए, न्यूनतम कोटा, न्यूनतम कोटा क्या होता है, कुल वैध मत बाय 2 प्लस 1। तो ये एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट अब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि न्यूनतम कोटा प्रेसिडेंट के लिए न्यूनतम कोटा की वैल्यू क्या रहेगी, कुल वैध मत बाय 2 प्लस 1। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो वोट पद्धति है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के पास 50% वोट नहीं हुए तो वो फिर इलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, दोबारा से होगा, नहीं। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन करवाने के लिए खर्चा लगता है, टाइम भी लगता है, और प्रेसिडेंट की पोस्ट ज्यादा टाइम तक प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली नहीं रख सकते। तो इसलिए जो यहाँ पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, वरीयता क्रम दिया जाता है। समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के तहत। मान लीजिए 4 लोग खड़े हुए हैं, ए बी सी डी, 4 लोगों ने नॉमिनेशन भरा है। अब ये मेरा वोट है, मान लीजिए मैं एक संसद हूँ, तो ये मेरा वोट है। मैं चाहता हूँ कि बी सबसे नंबर 1 पे रहे, कि मेरी पहली प्रेफरेंस बी है। उसके बाद ए को मेरी दूसरी प्रेफरेंस दी जाएगी, सी को मेरी तीसरी प्रेफरेंस दी जाएगी और डी को मेरी चौथी प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मान लीजिए पहली बार उन्होंने क्या किया, काउंटिंग शुरू की, और मान लीजिए जो एक नंबर चूज किया गया है, एक नंबर के वोट यहाँ पर रह गए कितने, 48% वोट रह गए। तो इसको जो चूज नहीं किया जाएगा, फिर क्या होगा, दूसरी बार दूसरी गणना होगी। दूसरी गणना के अंदर क्या किया जाएगा, जो चौथे नंबर पे है उसको हटा दिया जाएगा, और जिसको दूसरा नंबर है उसको लेके आएंगे कि दूसरा नंबर किसका है। तो इसमें जो है डी की कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इस तरह से ये 50% से अबव चला जाएगा, और जब अबव चला जाएगा तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, यहाँ पे चुनाव जीत जाता है। 50% से अबव आते ही जो प्रेसिडेंट का है चुनाव जीत जाते हैं। यहाँ पर एक नोट करके चीज लिखी गई है, वीवी गिरी दूसरे चरण की गणना में राष्ट्रपति बने थे। तो एक ही राष्ट्रपति थे जो दूसरे चरण की गणना में बने थे यहाँ पर प्रेसिडेंट, वो कौन थे, वीवी गिरी। ये एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया, एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, और ये एक बार यूपी पीसीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो याद रखेंगे, और भी स्टेट सर्विसेज ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56। ये किसके तहत है, उसके अंदर जो राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया कि उसकी पद अवधि कितनी है। तो राष्ट्रपति जो है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस टाइम राष्ट्रपति ने शपथ ले ली, इलेक्शन जीत के शपथ ले ली, तो उस समय से 5 वर्ष तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे। लेकिन जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तो वो अपने पद पर बने रहते हैं, तब तक वो अपना पद संभालते रहते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है। राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख मासिक, मतलब पर मंथ उनकी जो है सैलरी 5 लाख है। इसके अलावा उनको रहने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, रहने के लिए घर प्रोवाइड करवाया जाता है, रहने के लिए निःशुल्क निवास, और उसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जब राष्ट्रपति
सेवानिवृत्त हो रिटायर हो जाते हैं तो उनको 12 लाख रुपए सालाना, मतलब 1 लाख रुपए महीना उनकी जो है पेंशन दी जाती है। ये भी आप याद रखेंगे कि 1 लाख रुपए महीना उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन भी दी जाती है। और जो इसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति को और भी कई चीजें और भी कई भत्ते दिए जाते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसके अंदर पदावधि के बारे में बताया गया है, लेकिन एक चीज और है, अगर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से चाहे तो 5 वर्ष से पहले भी अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को वो दे सकता है। ये याद रखेंगे। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। एग्जामिनर आपको वहां पर सीजीआई देगा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस को नहीं, उपराष्ट्रपति को देगा। या फिर महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति को, महाभियोग में पहले ही बता के हटा हूं आपको, अभी आगे बताऊंगा, महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति को उनके समय जो पदावधि है पूर्ण होने से पहले ही हटाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन का प्रावधान है। भारत के अंदर कोई भी प्रेसिडेंट कितनी बार मर्जी बन सकता है। और भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और सबसे लंबे समय तक वो रहे थे, 12 वर्षों तक वो रहे थे, तो याद रखेंगे 12 वर्षों तक कौन रहे थे हमारे भारत के प्रेसिडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रेसिडेंट हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो नाम याद रखेंगे। अब बात करते हैं अनुच्छेद 58 की। अनुच्छेद 58 में क्या दे रखा है, योग्यताएं। प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं, कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। सबसे पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 35 वर्ष कंप्लीट हो चुकी हो। अगर 35 वर्ष पूरे होने में अगर एक दिन भी बचा है तो आप लोग इलेक्ट नहीं, मतलब वहां पर है, उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तीसरा, लोकसभा सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथा है, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो यहाँ पर लाभ के पद पर मतलब क्या है कि किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ना हो। अगर वो गवर्नर है, कोई मिनिस्टर है, तो वो लाभ का पद यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। तो अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर अगर योग्यताएं यही हैं कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्य हो, और किसी लाभ के पद पर ना हो, तो गवर्नमेंट जॉब तो बहुत कम लोगों के पास है। 35 वर्ष के बहुत लोग हैं भारत में, भारत के नागरिक हैं सभी, और लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्य भी रखते हैं। तो क्या सारे लोग भी प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल हैं, तो मेरा उत्तर रहेगा कि नहीं, वो सारे एलिजिबल नहीं है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जब वो नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास, नॉमिनेशन फॉर्म भरने के तहत उसको 50 लोग प्रस्तावक के रूप में चाहिए, जो कि संसद होनी चाहिए 50, जो कि प्रस्तावक हो कि हाँ इसको प्रस्ताव पास किया जाएगा, इसको प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया जाता है। और उसके बाद 50 अनुमोदक हों, 50 उसके साथियों की, हाँ ठीक है 50 लोगों ने प्रस्ताव पास किया कि इसको साथ में होना चाहिए, इसको इलेक्शन के लिए चुनना चाहिए, और अनुमोदक हो गए कि ठीक है हम आपके साथ हैं, तो कम से कम 100 लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो 100 लोगों का सपोर्ट किसको मिलेगा, 100 लोगों का सपोर्ट सिर्फ उसी लोग को मिलेगा जो राजनीतिक पार्टी में एक्टिव से, या फिर जो राजनीति के अंदर एक्टिव रहेगा। आम लोगों को यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं मिलेगा 100 लोगों का, तो इसलिए आम लोग यहाँ पर, आम जनता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमानत के तौर पर, 15,000 रुपए सिक्योरिटी के तौर पर जमा करवाना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास करवाना है। इसकी जो है फॉर्मेशन कब की गई, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, रिवीजन हो जाएगी। आरबीआई की फॉर्मेशन कब की गई, किस एक्ट के तहत आरबीआई बना था, ये भी थोड़ा ध्यान रख लीजिए। आरबीआई के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन हो एक कमेंट में बता दीजिए नीचे, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो जब पार्ट 2 लेके आऊंगा प्रेसिडेंट का, उसमें सारी चीजें डिटेल में बता दूंगा आरबीआई के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा की हमने सारी बातें कर ली कि किस तरह से इसकी योग्यताएं हैं। प्रस्तावक हो गए 50, अनुमोदक हो गए 50, आरबीआई के पास 15,000 रुपए जमा करवाना है जमानत के तौर पर सिक्योरिटी के रूप में। अब बात करते हैं, अगर ये 15,000 क्यों लिए जाते हैं, ताकि कोई भी अननेसेसरी पीपल या फिर जिस बंदे को लगता है कि मैं जीत नहीं सकता, वो यहाँ पर खड़ा ना हो। क्योंकि अगर हार गए, 1/6 मत न प्राप्त हुए, तो ये जो जमानत है ये जब्त हो जाएगी। आपने सुना भी होगा जब कभी इलेक्शन का रिजल्ट आता है कि किसी एमएलए या एमपी की जमानत जब्त हो गई। जमानत जब्त का मतलब यही होता है कि जो उसने सिक्योरिटी जमा करवाई थी जमानत के रूप में, वो जब्त हो गई। क्यों जब्त होती है वो, जब 1/6% मत नहीं मिलते, जो वैलिड वोट्स है उसका 1/6% ना मिले, तो जमानत जब्त हो जाती है। तो ये याद रखेंगे, क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में कि जमानत जब किस कंडीशन में होती है, जब 1/6% मत ना मिले।
नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 60 की। अनुच्छेद 60 में क्या है, पहले ही बताया था मैंने आपको। शपथ, प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश प्रेसिडेंट नहीं है, तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज रहेगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। एग्जामिनर क्या कंफ्यूज करेगा आपको? एक तो आर्टिकल में कंफ्यूज करेगा, अनुच्छेद में। अनुच्छेद मान लीजिए आपको याद रहेगा कि अनुच्छेद 60 में शपथ का प्रावधान है, और शपथ कौन दिलवाता है? यहाँ पर वरिष्ठ न्यायाधीश। तो वहां पर क्या दिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रेजेंट ना होने पर, या फिर किसी कारणवश से ना होने पर, जो उपराष्ट्रपति है राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है, और आप उसको क्या करके आ जाएंगे? सही करके आ जाएंगे। लेकिन याद रखना, अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलवाता। शपथ के लिए मुख्य न्यायाधीश या फिर वरिष्ठ न्यायाधीश ही काउंट होगा। तो ये आप याद रखेंगे अनुच्छेद 60 में। ये यहाँ पर कंफ्यूजिंग फैक्टर है, यहाँ पे जो स्टूडेंट की गलती होती है, और यहाँ पे आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61। के तहत संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग का प्रयोग किया जा सकता है। अब महाभियोग क्या है? ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? महाभियोग प्रक्रिया, जिसको कि इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इम्पीचमेंट, अगर किसी को इंग्लिश में भी याद रखना है तो याद रख लीजिए, इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है राष्ट्रपति के विरुद्ध लाया जाता है, लेकिन कौन ला सकता है? तो राज्यसभा के अंदर भी लाया जा सकता है और लोकसभा के अंदर भी लाया जा सकता है। तो दोनों में से किसी भी हाउस में ये जो लाया जा सकता है महाभियोग। लेकिन इसके अंदर कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें यहाँ पर आप लोग याद कीजिए। ये आपको वहां पर क्या एक पॉइंट्स की फॉर्म में या फिर ऑप्शंस की फॉर्म में दे सकता है एग्जामिनर। तो महाभियोग शुरू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ती है कि आपके खिलाफ यहाँ पर जो है महाभियोग लाया जा रहा है। अगर मान लीजिए उसको लगता है कि मैंने वाकई में ही संविधान का उल्लंघन किया है, तो वो खुद ब खुद ही रिजाइन कर देगा। लेकिन अगर उसने मान लीजिए नहीं उल्लंघन किया, तो वो क्या होगा, एक वकील लेकर आएगा और खुद को जो है खुद की सफाई पेश करेगा कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, यहाँ पर सही हूँ, जो भी प्रोसेस होगा। तो वो 14 दिन पूर्व अपनी तैयारी कर लेगा। इसलिए 14 दिन का समय यहाँ पर दिया जाता है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो। अब देखिए दूसरी कंडीशन, महाभियोग को शुरू करने के लिए 1/4 1/4% लोगों का मत होना जरूरी है, कि 1/4% लोग इसके लिए राजी हों कि हाँ महाभियोग लेकर आया जाए। जैसे कि लोकसभा में 543 लोग हैं, तो इसका 1/4 लोग यहाँ पर जो है इसके लिए राजी हो जाएं कि ठीक है हम महाभियोग लेकर आएंगे, प्रेसिडेंट ने कोई गलती की है, महाभियोग लेकर आते हैं। या फिर जैसे 233 है राज्यसभा में, तो उसके लिए 1/4 लोग यहाँ पर राजी होने चाहिए। ठीक है। अब मान लीजिए 14 दिन पूर्व उनको अनाउंस मतलब इन्फॉर्मेशन दे दी प्रेसिडेंट को, महाभियोग शुरू हो चुका है, 1/4 लोग सहमत हो गए। अब राज्यसभा में शुरू हो गया मान लीजिए, तो 1/4 लोग यहाँ पर जो है हो गए इनके साथ में। अब क्या होगा, राज्यसभा में ये पारित भी करना होता है, तो 2/3% मत से 2/3 मेजोरिटी से इसको पारित करना है कि हाँ ठीक है प्रेसिडेंट गलत है, प्रेसिडेंट ने गलती की। अगर 2/3 लोग ये मानते हैं कि प्रेसिडेंट ने राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो 2/3 मत से उस बिल को महाभियोग बिल को पास कर दिया जाएगा, और फिर कहाँ भेजा जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कर देगी, तो फिर महाभियोग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और प्रेसिडेंट को उसके पद से हटा दिया जाएगा, और जो उपराष्ट्रपति है उसको राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा 6 महीने के लिए। और 6 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के दौरान वहां पर जो है दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, अनुच्छेद 65। अगर यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, 2 या 3 मिनट समझ आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, समझने में आपको टाइम लग सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो। अनुच्छेद 65 किस लिए है? उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। तो जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में किस तरह से कार्य करता है? अनुच्छेद 65 के तहत। तो ये शक्तियां उपराष्ट्रपति को अनुच्छेद 56 से संविधान के अंदर से मिली है, तो ये याद रखेंगे आपके। नेक्स्ट है अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी मामले हैं उनका मुकदमा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में चलाया जाएगा। किसी भी हाई कोर्ट में या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसा कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, ऐसा कोई केस वहां पर नहीं चलाया जाएगा। तो आपको ये सारे आर्टिकल्स मैं एक बार फिर से करवा देता हूँ। ये सारे आर्टिकल हमने पढ़ लिए अच्छे से, और शुरू से एक बार फिर से कर देते हैं। अनुच्छेद 52 हमने पढ़ा, 53 और 54 फिर से तीनों यहाँ पर देखिए।
पहले 3 देखिए, अनुच्छेद 52 पद, 53 कार्य और शक्ति, 54 राष्ट्रपति का चुनाव। फिर नेक्स्ट 3 देखिए, 55 चुनाव का तरीका, 56 कार्यालय और 57 पुनः निर्वाचन। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 58, 60, 61 और 65। 58 में योग्यताएं, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और 71 जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सभी मामले देखे जाएंगे। तो ये कुछ आर्टिकल्स है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 52, 56, 61, 65 और 71। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखेंगे नाम, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी पूछ लिया जाता है। और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, तो उनका नाम याद रखिए, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एम हिदायतुल्ला कि उस सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम बताइए जिसने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली थी, एम हिदायतुल्ला। तो ये हमारा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ एक पोर्शन हमारा कवर हो गया यहाँ पर। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन पार्ट 1 को आप लाइक, शेयर और जरूर कर दीजिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले, उनको भी चीजें समझ में आए कि किस तरह से मैं यहाँ पर आपके लिए कितनी मेहनत करता हूँ और अच्छे से आपको यहाँ पर सारी चीजें समझाई जाती हैं। और इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो किसी चीज़ का, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और आपके लिए जो हिस्ट्री है वो भी शुरू की गई है। इस तरह हैंड रिटन नोट्स वहाँ पर हिस्ट्री के लेक्चर दिए जाते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी चारों लेक्चर सीरीज यहाँ पर शुरू की जा चुकी हैं। तो आप लोग स्टडी मास्टर चैनल पर आइए, उसके अंदर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर अपने लेक्चर्स को देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिए। और कोई भी डाउट हो, इसके अलावा आपका कोई डाउट बच गया हो, तो एक बार कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इसका पार्ट 2 आएगा उसके अंदर मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ रहे।